नमस्कार, माय नेम इज़ राहुल एंड आई वेलकम यू ऑन न्यू डायरेक्शन क्लासेस 2.0। ये फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। आज हम इसमें अपने पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास प्लाज्मा। 3 स्टेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा को समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको हम देखते हैं। उसके बाद चीज़ें हमारी थोड़ी सी आसान होंगी समझने के लिए। देखिए, आपने एटम के बारे में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा उसको याद करते हैं। एटम दिखता है कुछ कुछ ऐसा, जिसके बीच में है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यह है इसका न्यूक्लियस। यहाँ पर मिलते हैं हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, वो रहते हैं ऑर्बिट में इस न्यूक्लियस के बाहर। तो हमारा एटम कुछ कुछ ऐसा दिखता है। अब देखिए, अगर मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, अगर इस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है तो ये इस ऑर्बिट को लीव कर सकता है। अगर और मैं इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ तो ये भी जो इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी यहाँ से निकल सकते हैं। ये जैसे ये इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, ये पहले आएगा आउटर ऑर्बिट में, फिर यहाँ से निकलेगा बाहर। अब जो इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकला है बहुत ज़्यादा एनर्जी लेने के बाद, इसको हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे हम इसको? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं कहूँ कि जो मेरा ये एटम है, पहले था ये न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों था? क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, ये दोनों सेम नंबर में थे। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर तो पॉजिटिव चार्ज क्या हुए? ज़्यादा। तो अब जो ओवरऑल एटम है वो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो है हमारा, ये है हमारा ओवरऑल एटम, और इलेक्ट्रॉन है अलग से, तो ये है नेगेटिव चार्ज। तो क्या मैं अब बोल सकता हूँ कि ज़्यादा एनर्जी देने के बाद हमारा एटम दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तो है इलेक्ट्रॉन और एक है जो रेस्ट, एक पॉजिटिव चार्ज में और एक नेगेटिव चार्ज में। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या है? ये है आयन्स। एक है पॉजिटिवली चार्ज आयन और एक है नेगेटिवली चार्ज आयन। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि अब हमारा जो एटम है वो आयोनाइज स्टेट में है, और जिस भी मटेरियल के या जिस भी एलिमेंट के एटम थे, क्या मैं अब ये बोल सकता हूँ कि अब वो एलिमेंट किस में है? आयोनाइज्ड स्टेट में है। यही जो हमारा कंसेप्ट है काम आएगा हमें प्लाज्मा को समझने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा वैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ये डिजर्व करता है डेडिकेटेड वीडियो। तो इसमें हम उसको उतने डिटेल से नहीं समझ पाएंगे, बेसिक इसकी हम अंडरस्टैंडिंग रखेंगे इस वीडियो में। अब देखिए, हमने ये देख लिया कि अगर हम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटम को तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में स्प्लिट हो सकता है। अब देखिए, मेरे पास है पानी, मान लेते हैं। तो अगर मैं उसको करता हूँ गर्म, तो सबसे पहले वो बॉयल होगा, और अगर मैं उसको गर्म करूँगा तो वो सारा का सारा जो पानी है वो कन्वर्ट हो सकता है वेपर में, यानी कि गैसेस फॉर्म में। अगर मैं उन वेपर को भी और हाई टेम्परेचर, कितना, 7,000 8,000 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं उसको इतना गर्म करता हूँ इस टेम्परेचर पे, तो जो गैस के जो पार्टिकल हैं, जो एटम हैं, वो स्प्लिट हो जाएंगे किस में? पॉजिटिव और नेगेटिव में। कैसे? ऐसे। जो उनके ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको मिलेगी सफिशिएंट एनर्जी, और वो उस एटम को छोड़ के निकल जाएंगे बाहर, और क्या बचेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो अब हमारे पास जो गैस होगी, अब हमारे पास जो गैस होगी उसमें हमारे पास कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो हमें सारा का सारा ऐसा कुछ मिलेगा। तो क्या मैं अब बोल सकता हूँ कि ये जो हमारी अब गैस है वो आयन्स के फॉर्म में है? अब इसी को मैं कहूँगा आयोनाइज्ड स्टेट। आयोनाइज्ड स्टेट, इसी स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। आई होप आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब जो इसके पार्टिकल हैं वो हैं हाईली एनर्जेटिक कंडीशन में। तो ये है सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। अब ये कहाँ मिलते हैं? देखिए, इतना टेम्परेचर नॉर्मल पॉसिबल नहीं है। इसको हम स्पेसिफिक कंडीशन में इतना टेम्परेचर हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। नॉर्मली जो स्टार्स हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है, इतना ज़्यादा कि जितनी हमें ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा। जितनी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो वहाँ पर जो गैसेस हैं वो हमें मिलती हैं आयोनाइज्ड फॉर्म में, क्योंकि टेम्परेचर सफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन आराम से एमिट हो सकता है एटम से।
तो वहाँ पर सारा की सारी जो मटेरियल है या मैटर है वो किस में है, प्लाज्मा की स्टेट में है। और इसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे जब दो बादल आपस में, ये हमने पढ़ा है पहले, जब दो बादल आपस में क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो एक जो बादल है, एक क्लाउड है, वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा नेगेटिवली चार्ज। इनमें से हम कोई भी एक ले सकते हैं। तो मान लो हमने लिया पॉजिटिव चार्ज, तो मान लो ये है हमारा जो क्लाउड है और ये है पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड। ठीक है यहाँ तक। अब अगर ये है पॉजिटिव चार्ज तो इसके आसपास क्या है, गैस है, गैस के पार्टिकल हैं इसके आसपास। पार्टिकल का मतलब क्या है, मोलिकुल। मोलिकुल किससे बने हैं, एटम से। तो मैं एटम को यहाँ पर कंसीडर करता हूँ। तो ये है हमारे पास पॉजिटिव और ये है बाहर इसके इलेक्ट्रॉन, ये है पॉजिटिव और ये है बाहर इसके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है पॉजिटिव और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब ये पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा है कि इस इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में करते हैं अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में करते हैं रिपेल। तो इसको ये करेगा रिपेल, यानी कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है इस न्यूक्लियस को तो अपने से दूर धकेल देगा और इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। यानी कि ये एक इस एटम को ब्रेक कर सकता है, स्प्लिट कर देगा, किस में, पॉजिटिव में और नेगेटिव चार्ज में। इसको अपनी तरफ खींच लिया, इसको अपने से दूर धकेल दिया। तो अब हमारे पास कंडीशन कैसी बनेगी, इसके आसपास जो गैस थी उसने उसको किस में स्प्लिट कर दिया, आयंस की फॉर्म में। अगर कोई गैस है आयंस की फॉर्म में तो हम उसको कहेंगे आयोनाइज्ड गैस और उसको हम कहेंगे प्लाज्मा। अब इसमें जो स्टार्स हैं उनके ऊपर भी प्लाज्मा है और यहाँ पे जो है वो भी क्या है, प्लाज्मा। लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें जो पूरी की पूरी गैस है वो नहीं आयोनाइज्ड होती। इसमें कुछ एटम ब्रेक हो गए, स्प्लिट हो गए, कुछ पार्ट उसका आयोनाइज्ड हो गया, लेकिन कुछ क्या रहता है, नॉर्मल ऐसे का ऐसे ही रहता है। तो इसको हम बोलते हैं पार्शली आयोनाइज्ड गैस। क्या बोलते हैं हम इसको, पार्शली आयोनाइज्ड गैस। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए हमें ज़रूरत है आयंस की। अगर हमारा जो मीडियम है उसके बीच में आयंस अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। अब देखिए, जो बादल के आसपास का जो रीजन है यहाँ पर तो सफिशिएंट अमाउंट में आयंस हैं, तो क्या यहाँ से चार्ज फ्लो हो सकता है, तो आंसर है हाँ, यहाँ से चार्ज फ्लो हो सकता है। तो यहाँ से चार्ज को फ्लो होने के लिए मिलता है रास्ता, यानी कि चैनल, जहाँ से चार्ज फ्लो करता है और हमें दिखाई देती है क्या, लाइटनिंग। तो ये जो कंडीशन है बादल के आसपास, वो स्टेट कैसी है, प्लाज्मा स्टेट में है, पार्शली आयोनाइज्ड गैसेस हैं। आयन होने की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन के लिए मिलता है आराम से एक रास्ता और चार्ज आराम से करते हैं फ्लो और हमें क्या दिखाई पड़ती है, लाइटनिंग। तो ये था प्लाज्मा का, ये हमने बिल्कुल इसको बेसिक में समझा है। और इसके एग्जांपल क्या हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब हैं, नियॉन साइन बल्ब्स हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज अलग रहता है, नेगेटिव अलग रहता है। फिर वहाँ से क्या करते हैं, हम बनाते हैं क्या, प्लाज्मा की स्टेट को। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं। अभी हम जो नेक्स्ट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो वीडियो थोड़ा सा डिजर्व करती है प्लाज्मा की तरह ही डेडिकेटेड वीडियो। ठीक है, तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी। यहाँ हम बिल्कुल ही बेसिक समझेंगे, आप इसको और अच्छे तरीके से समझ पाओगे 11th 12th में, क्योंकि आपको जो बेसिक इसमें कंसेप्ट की ज़रूरत है वो आपको 11th 12th क्लास में मिलेंगे। उनको पढ़ने के बाद आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए इसको हम करते हैं अब थोड़ा सा डिस्कस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो क्या, तो ये जो दो अंकल आपको दिख रहे हैं, एक है आइंस्टाइन और एक कौन है, सत्येंद्रनाथ बोस। ये इंडियन ओरिजिन के हैं। इन्होंने क्या किया कि 1920 में कुछ कैलकुलेशंस करी और उन कैलकुलेशन में इन्होंने पाया कि जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो पॉसिबल है। क्या है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पॉसिबल है। तो इसका जो रिसर्च पेपर इन्होंने तैयार किया वो स्टार्टिंग में किसी साइंस जर्नल में पब्लिश करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा नाम ये उस समय पर नहीं था तो पब्लिश करने से, जो इनका आर्टिकल है उसको पब्लिश करने से मना कर दिया गया। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, जो अपना रिसर्च पेपर है उसको भेज दिया आइंस्टाइन के पास। आइंस्टाइन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पढ़ा उसको और उनको लगा कि उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है
और फिर इन्हीं का जो रिसर्च पेपर है उसके बेस पर आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट की न्यू स्टेट ऑफ मैटर, द बोस आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट। और इसी की वजह से क्योंकि इसमें बॉस का भी रोल था और आइंस्टाइन का भी रोल था, तो इसको हमने क्या कहा, BEC, बॉस आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिए, और BEC को बनाया किसने, मतलब इन्होंने तो ठीक है थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर दिया, तो उसको बनाने में सफल हुआ एक अलग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, जिन्होंने आई थिंक 2001 के आसपास शायद वो बना पाए। और यहाँ पे मैं गलत हो सकता हूँ, आप एग्जैक्ट डेटा चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो अब देखते हैं BEC बनती कैसे है। उससे पहले एक थोड़ा सा और छोटा सा कंसेप्ट, हमारे पास एटम है, क्या है हमारे पास, एटम है। उसके अलावा अब हमारे पास है, स्टार्टिंग में क्या लगता था कि जो एटम है उसको हम और पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते, यही सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन बाद में डिस्कवरीज हुई तो पता चला कि एटम स्मॉलेस्ट नहीं है, उसके एटम भी किसी से बना है। उन पार्टिकल को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो, सब एटॉमिक पार्टिकल वो पार्टिकल्स हैं जिससे एटम बना है, ये वो पार्टिकल जो एटम से क्या है, स्मॉल है, जो एटम से क्या है, स्मॉल है। तो अब हम उन सबको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अब जो BEC है वो बनी होती है किससे, बोसॉन से। किससे, बोसॉन से। और बोसॉन है एक सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब देखिए BEC बनती कैसे है, बाई कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, बहुत कम डेंसिटी, बहुत ही कम डेंसिटी, कितनी, 100,000 टाइम्स लेस डेंस देन नॉर्मल एयर। तो इतनी कम डेंसिटी उसकी हो और हम उसको कूल करेंगे अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर, यानी कि 0 केल्विन। किस पे, 0 केल्विन। 0 केल्विन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो जब हम इसको इस टेम्परेचर तक कूल करते हैं तो जो हमें स्टेट मिलती है वो है हमारी BEC, बॉस आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट। तो ये बिल्कुल बेसिक है, इसको और डेप्थ में समझने के लिए क्वांटम फिजिक्स की हमें थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो इसके लिए भी डिटेल्ड वीडियो मिलेगी, उसमें हम उन चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। और आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि मैं बहुत बेसिक चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। तो हमने पढ़ ली है मैटर की स्टेट्स। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है, तो आंसर है हाँ। कैसे, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूँ तो मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। अगर मैं टेम्परेचर करता हूँ इंक्रीज तो मैं सॉलिड को बदल सकता हूँ लिक्विड में, लिक्विड को बदल सकता हूँ किस में, गैस में। तो मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करके क्या कर सकता हूँ, स्टेट चेंज कर सकता हूँ। अब बात करते हैं किसकी, प्रेशर की। अगर मान लो मैं गैस पे अप्लाई करता हूँ प्रेशर, गैस के पार्टिकल दूर दूर हैं, मैं इनको करूँगा कंप्रेस, तो पार्टिकल क्या आएंगे, पास पास, तो ये क्या बनेगा, लिक्विड। तो गैस को मैं कंप्रेस करके क्या बना सकता हूँ, लिक्विड। लिक्विड को मुझे अगर बनाना है सॉलिड तो इसको मुझे करना पड़ेगा फ्रीज। क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे फ्रीज, क्योंकि लिक्विड बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते, कंप्रेस करके हम लिक्विड को सॉलिड में नहीं बदल सकते, इसके लिए हमें इनको करना पड़ेगा फ्रीज। ठीक है, तो लिक्विड को हम फ्रीज करके बना सकते हैं किसमें, सॉलिड में। तो ये था टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट क्या है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अगर मैं गैस को कंप्रेस करूंगा, प्रेशराइज करूंगा उसको, तो वो बनेगी क्या, लिक्विड में। जैसे हमारी जो LPG है वो क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जो पेट्रोलियम गैस है उसको हमने लिक्विफाई कर रखा है हाई प्रेशर के साथ। ठीक है, अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली ये टेम्परेचर है। ये क्या है, टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड कर जाता है मेल्ट। तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट हो जाता है, या मैं कहूँ कि सॉलिड से बनता है किस में, लिक्विड स्टेट में, उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर पर मैं गर्म करना स्टार्ट करूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा आराम आराम से, तो जब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली सॉलिड से लिक्विड, उसको मैं कहूँगा मेल्टिंग पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट। आगे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, क्या सॉलिड बॉयल करते हैं सीधा, नहीं, सॉलिड बदलेंगे किसमें, लिक्विड में, फिर लिक्विड बॉयल करेंगे, फिर लिक्विड क्या करें, बॉयल। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉइलिंग करना क्या करता है, स्टार्ट करता है। द टेम्परेचर at which a liquid starts boiling।
उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, बॉइलिंग कब होती है, जब हम किसी भी लिक्विड को करते हैं गर्म, तो उससे पहले उसके बनते हैं वेपर। अग अगर इसके बन रहे हैं वेपर, तो वो वेपर प्रेशर भी तो अप्लाई करेंगे, तो उनका प्रेशर है बाहर की तरफ। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम की एक चीज़ है, एटमॉस्फेयर जो हर जगह प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो वो भी तो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो जब ये दोनों प्रेशर, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाते हैं बराबर, इक्वल, तब कोई भी अपना लिक्विड है वो स्टार्ट करता है बॉइलिंग। तो क्या वो स्टार्ट करता है बॉइलिंग। तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट करता है उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आगे क्या है, देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, कॉन्डेंसेशन, डिपोजिशन। इनको हम इसी डायग्राम से यहाँ समझ लेंगे। डेफिनेशन यहाँ पे हम इसकी ज़्यादा लिखेंगे नहीं, यहीं से समझते हैं। जब मैं सॉलिड को टेम्परेचर प्रोवाइड करूँगा तो वो बदलेगा किस में, लिक्विड में। उस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्यूजन। क्या कहेंगे हम उसको, फ्यूजन। सॉलिड का किस में बदलना, लिक्विड में, उसको हम कहेंगे फ्यूजन। अगर मुझे लिक्विड को वापस बदलना है किस में, सॉलिड में, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को अगर मुझे बदलना है वेपर में, किस में, वेपर में, यानी कि गैस में, तो उसको मैं कहूँगा वेपराइजेशन। अगर मुझे गैस को बदलना है वापस लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को मैं कहूँगा कंडेंसेशन। गेटिंग माय पॉइंट। अगर देखिए कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिनको हम हल्का सा गर्म करेंगे, वो बदलेंगे सीधे किस में, गैस में। गैस को थोड़ा सा ठंडा किया, वापस किस में, सॉलिड में। तो जो सॉलिड हैं अगर मैं उनको बदलता हूँ गैस में, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। और गैस को अगर मैं बदलता हूँ किस में, सॉलिड में, उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिपोजिशन। जैसे हमारे पास क्या है, कपूर है, जो हम पूजा या हवन सामग्री में उसको हम यूज़ करते हैं हवन वगैरह के टाइम पे। अगर मैं इसको गर्म करूँगा तो ये पिघलता नहीं है, ये इसके बदल बनते हैं सीधे वेपर। क्या बनते हैं इसके सीधे, वेपर, भाप। तो ये क्या है, सॉलिड से किस में बदल रहा है, ये बदल रहा है सॉलिड से सीधा किस में, गैस में। इसको बोलते हैं कैम्फर, CAMPHR, कैम्फर। तो सॉलिड से क्या बदल रहा है, ये बदल रहा है गैस में। तो क्या मैं कहूँगा इसको, ये है सब्लिमेशन। जो प्रोसेस है वो क्या है हमारा, सब्लिमेशन। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट। अब देखिए लेटेंट हीट क्या है, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड और वेपर, और ए लिक्विड इनटू ए वेपर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे मेरे पास है कोई भी, कहाँ गया भाई, हाँ, तो मेरे पास क्या है, बर्फ़ है। मेरे पास क्या है, मान लेते हैं बर्फ़ है, आइस। इसको मैंने गर्म करना स्टार्ट किया। अब ये पिघल के बन गई है पानी। क्या बन गई है, पानी। मान लो बर्फ़ का टेम्परेचर था x डिग्री सेल्सियस, कितना, x। अब जब ये पिघली है उसी टाइम पे जब मैं ये टेम्परेचर चेक करूँगा तो मुझे ये भी मिलेगा उतना ही जितना इस बर्फ़ का था। पिघलते ही इसका टेम्परेचर भी क्या है, वही मिला है मुझे। तो जो हमने वो हीट इसको प्रोवाइड की है वो कहाँ गई फिर, क्योंकि हीट तो हमने इसको दी है। तो नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं। तो वो हीट कहाँ गई है, तो उसको हम कहते हैं कि जो हमने हीट दी है और उससे टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ा है, केवल उसका जो फेज चेंज हुआ है। ये सॉलिड था, किस में बदल गया, लिक्विड में। इस हीट को मैं कहूँगा लेटेंट हीट। क्या कहूँगा मैं इसको, लेटेंट हीट। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड और वेपर, और ए लिक्विड इनटू ए वेपर। अगर मुझे बदलना है किसी भी सॉलिड को, या तो मैं बदलूँ उसको लिक्विड में या मैं उसको बदलूँ वेपर में, यानी कि मुझे इसकी स्टेट चेंज करनी है। और स्टेट चेंज ऐसी करनी है कि टेम्परेचर इसका इंक्रीज ना हो। तो जितनी हीट मुझे वो देनी पड़ेगी उसको मैं कहूँगा लेटेंट हीट। गेटिंग माय पॉइंट। अब अगर हम थोड़ा सा इसको और डिटेल से समझते हैं, सॉलिड के पार्टिकल क्या हैं, पास पास हैं, बहुत पास हैं। तो जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ तो वो जो हीट है वो यूज होती है इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करने में। तो उस हीट ने काम क्या कर दिया कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया।
अब अगर इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो इसकी स्टेट चेंज हो गई, तो इनकी क्या होगी, स्टेट चेंज हो गई। तो ठीक है, और इसमें एक चीज़ और कि जो स्टेट हमारी, जो फेज हमारा चेंज होगा वो कैसे होगा। देखो, सॉलिड से या तो मैं बदलूँ किस में, लिक्विड में, या मैं इसको बदलूँ किस में, वेपर में। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तब जो हीट हम प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ यूज हो किस में, उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करने में, या मैं कहूँ कि फेज चेंज में, तब उस हीट को मैं कहूँगा लेटेंट हीट। या फिर लिक्विड को मुझे बदलना हो किस में, वेपर में। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तब मैं उसको कहूँगा लेटेंट हीट। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। अब देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन हमने क्या पढ़ा है कि लिक्विड सॉलिड को हम बदलेंगे किस में, लिक्विड में। तो सॉलिड को हम प्रोवाइड करेंगे हीट, उससे किस में बदलेगा वो, लिक्विड में। लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे लेटेंट हीट। तो जो हीट हमने प्रोवाइड की है इसको सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, टेम्परेचर राइज ना हो, तो वो जो हीट है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सॉलिड को जब हम बदलते हैं लिक्विड में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन में जितनी हीट यूज की उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए यूनिट मास ऑफ दिस सब्सटेंस। अब देखिए, यूनिट मास का मतलब क्या है, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। तो 1 किलोग्राम हमारे पास सब्सटेंस है सॉलिड, उसको हमें बदलना है लिक्विड में, टेम्परेचर चेंज नहीं हो, उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या है, लिक्विड को हम बदलेंगे किस में, गैस में। प्रोसेस क्या है, वेपराइजेशन। लिक्विड को हम सप्लाई करेंगे हीट, कितनी हीट, ताकि गैस में तो बदल जाए लेकिन टेम्परेचर राइज ना हो। तो वो जो हीट है जो हमने इसको सप्लाई की है उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। The heat that has to be given to a unit mass of material to convert it from the liquid to the vapor phase without a change in temperature। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पढ़ लिया है कि जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे हर चीज़ के ऊपर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हमारे पास है एक बोतल, क्या है हमारे पास, ये हमने बहुत बार किया भी है। तो हमारे पास है एक बोतल, जब हम इसमें से हवा खींचते हैं बाहर तो ये क्या कर जाती है, ये पिचक जाती है। तो ये क्या कर जाती है, पिचक जाती है। ठीक है, हमने इसमें से हवा को क्या कर लिया, सक कर लिया, तो ये पिचक जाती है। कारण क्या है इसका, अंदर इसकी हवा थी, वो भी इसकी वॉल्स पे क्या डाल रही थी, प्रेशर। बाहर भी क्या था, इसके प्रेशर था, दोनों थे सेम, तो इक्वल थे, तो इसकी शेप ठीक थी। अब हमने इसके जो अंदर के पार्टिकल हैं उसको खींच लिया बाहर, तो अब अंदर की तरफ से तो प्रेशर नहीं आ रहा, लेकिन बाहर से तो प्रेशर तो नहीं है। तो अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाती है, पिचक जाती है, क्योंकि अंदर से उतना प्रेशर नहीं इसको मिल पा रहा है। हम दोबारा से इसमें हवा डालते हैं तो ये वापस से अपनी शेप रिगेन कर लेती है। तो ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमारे पास टॉपिक है इवेपोरेशन। देखिए, कोई भी लिक्विड है, कोई भी क्या है हमारे पास, लिक्विड है, हम उसको कर रहे हैं गर्म, हम उसको कर रहे हैं गर्म। जैसे हम बना रहे हैं चाय, हम बना रहे हैं चाय। तो चाय को जब हम बनाते हैं, हमने चीनी पत्ती उसमें डाल दी पानी में, अब हमें उसको उबालना है। तो उबलने पे तो ठीक है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें वेपर निकल रहे हैं बहुत सारे, लेकिन उसके उबलने से पहले भी तो उसमें से वेपर निकलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, उबलने से पहले जो उसमें से वेपर निकल रहे हैं, उस जो फिनोमिनन है, वो जो हो रहा है, जो घटना है, वो उबलने से पहले वेपर्स का बनना, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर इसने बॉयल करना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया है। हमें उसके पहले के टेम्परेचर पर जो वेपर मिल रहे हैं उसको हमें ऑब्जर्व करना है, वो है हमारा इवेपोरेशन। तो उस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। अब कौन कौन से सरफेस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसका प्रभाव पड़ता है इवेपोरेशन के ऊपर। देखिए, अगर मेरे पास बर्तन है, छोटा सा क्या है, बर्तन है, उसके अंदर पानी डाल रखा है मैंने, मैं इसको करूँगा गर्म। एक क्या है, मेरे पास बड़ा बर्तन है, पानी उतना ही है,
उसको मैं कर रहा हूँ गर्म। तो यहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा किस में होगा, भाप ज़्यादा किस में बनेंगे, इसमें बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा हीट मिल रही है ज़्यादा पार्टिकल को, यहाँ पर किसको मिल रही है, कम पार्टिकल को। या मैं यूँ कहूँ कि देखिए जो सरफेस है लिक्विड का वो बाहर के जो इन्वायरमेंट है उससे टच में है, तो उसके जो पार्टिकल हैं वो बाहर के इन्वायरमेंट से भी कई बार क्या करता है, एनर्जी लेकर चले जाते हैं बाहर। यानी कि लिक्विड के जो पार्टिकल है उन्होंने इन्वायरमेंट से एनर्जी ली और वो किस में चले गए, वेपर फॉर्म में। अब अगर सरफेस एरिया है हमारे पास ज़्यादा, तो ज़्यादा पार्टिकल को मौका मिलेगा एनर्जी गेन करने का। अगर उनको ज़्यादा पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी तो ज़्यादा पार्टिकल बाहर निकलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा। तो अगर हमारा सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं। अगर मान लो कपड़े धोए मैंने कपड़ों को वैसे ही रख दिया, ठीक है, तो वो कितना टाइम लेंगे सूखने के लिए। एक मैंने उनको आराम से क्या कर दिया, फैला दिया। अब वो जल्दी सूखेंगे। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर लिक्विड के जो पार्टिकल हैं, पानी हैं, उसके हमें बनाने क्या है, वेपर, ताकि वो बाहर निकले। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वेपर क्या बनेगा उसके, ज़्यादा, वो जल्दी सूखता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा। टेम्परेचर सिंपल है, ज़्यादा गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं, ठंड में कपड़े कम सूखते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से जो पार्टिकल हैं उनको आराम से एनर्जी मिल जाते हैं, उनको एनर्जी मिली वो निकले बाहर। जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उतने जल्दी क्या निकलेंगे, बाहर। तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा। तो टेम्परेचर भी अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल को ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। अब है ह्यूमिडिटी, इसको हम बोलते हैं नमी। क्या बोलते हैं, नमी। जैसे बारिश हुई, बारिश के बाद जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, वाटर के पार्टिकल हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, ह्यूमिडिटी। अगर एयर में वाटर के पार्टिकल हैं तो हम कहेंगे कि जो एयर है वो क्या है, ह्यूमिड है। ठीक है। अब अगर ऑलरेडी इसमें एयर में पार्टिकल हैं वाटर के, तो यहाँ से जो पार्टिकल हमारे आएंगे तो उनको जगह कम मिलेगी। यहाँ पार्टिकल ऑलरेडी हैं, मिले आपस में, दोनों मिले वापस नीचे, दो पार्टिकल, एक पार्टिकल नीचे से आया, एक पार्टिकल ऑलरेडी यहाँ था, मिले आपस में, बारी हुए, क्योंकि दोनों मिलेंगे तो वेट बढ़ेगा इनका, तो वापस नीचे। तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम। यानी कि अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। जैसे बारिश के मौसम में कपड़े कम सूखते हैं, मतलब टाइम क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि एयर में क्या है, नमी है, एयर में ऑलरेडी पानी है, तो जो और इसमें वेपर आएंगे उनको वो एक्सेप्ट नहीं करता है। अब सिचुएशन देखिए, विंड, अगर हवा चल रही है तो वो हवा इन पार्टिकल को आराम से हटा देगी, तो इन पार्टिकल के लिए क्या मिलेगी, जगह मिलेगी। तो क्या ये ऊपर आ सकते हैं, अब बिल्कुल आ सकते हैं। यानी कि अगर हवा चल रही है तो ये पार्टिकल को हटाती रहेगी, नए पार्टिकल ऊपर आते रहेंगे, इवेपोरेशन होता रहेगा। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ये चीज़ ध्यान से समझनी है, अगर ह्यूमिडिटी है ज़्यादा तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम। अगर विंड है ज़्यादा तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा। हवा अगर चल रही है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, एग्जाम्पल वही है। आई होप यहाँ तक चीज़ क्लियर है आपको, ये सारे की सारी। नाउ वी प्रोसीड टू दी नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इनको पढ़िए, देखिए। वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? This is first question. You have to answer it. Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? ठंडे पानी की बोतल है या ठंडे पानी का गिलास है, हमने बहुत बार देखा है इस चीज़ को। मान लो गिलास है, उसके बाहर हमें मिलते हैं वाटर के ड्रॉपलेट, तो वो कहाँ से आते हैं? वो इस पानी के अंदर, गिलास के अंदर से पानी निकला है या वो बाहर से ही कहीं से आए हैं? तो ये आपने आंसर करना है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया और मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को आप नॉर्मली समझें, बहुत डीप में जाने की कोशिश इसमें नहीं की है, क्योंकि जो कुछ टॉपिक जैसे प्लाज्मा है, बोस आइंस्टाइन कॉन्स्टेंट है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और उनको मैंने कोशिश की कि नॉर्मल जितना उनको रखा जाए उतना रखा है। उनको लिए आपको डेडिकेटेड वीडियोज़ मिलेंगी, उस टाइम पर आप उनको आसानी से समझ पाएंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।